एम एस पिट्टा साहब, जी जी, एम एस पिट्टा साहब, क्या ये केवल हम इंतजार करें कि हमारी एजेंसियां जिस दिन थोड़ा पीछे रह जाएं, जिस दिन 4-6 घंटे डिले हो जाएं, उस दिन एक और धमाका हो, या फिर इसको तोड़ने का कोई तरीका हो सकता है? एम एस पिट्टा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ये ब्लास्ट 14 साल बाद नहीं, 32 साल के बाद ये ब्लास्ट। 32 साल मेरे ऊपर भी कार बम चला पार्लियामेंट के पास, मेरे ऑफिस के अंदर 35 लोग शहीद हुए, 80 के करीब जख्मी हुए। ठीक, निंदा है, सब तरफ निंदा है, हर धर्म निंदा कर रहा है, और कार्रवाई की भी यकीन दिला रहे कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो इसके ऊपर भी हुई, कार्रवाई तो इसके ऊपर भी हुई। ये तस्वीरें मेरे ऊपर चले कार बम की, 1 महीना रेकी करते रहे, जनपद होटल पे ब्लास्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, होगा क्या बाद में, मैं वो उस मुद्दे पे आना चाहता हूं। जो आपने, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने इतिहास के खूनी पन्नों को खोल करके बताया, कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा, न्यूज चल रही है चैनल पे, आपने विस्तारपूर्ण तरीके से बताया। क्या 32 साल के बाद मुझे क्या मिला? इन पीड़ितों को क्या इंसाफ मिलेगा? जो शहीद हो गए, जो जख्मी हो गए, क्या मिलेगा? मुझे इंसाफ ये मिला, 3 आतंकवादी पॉलिटिशियन छुड़वा के ले गए, एक अभी तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अब कहते गुरु तेग बहादुर जी का दिन बड़ा आ रहा है, उस आतंकवादी 4 छूट गए, जिसमें पुलिस ने पूरी मेहनत की, जजेस ने पूरी मेहनत की। और मैं ये पूछना चाहता हूं, कपिल सिब्बल जी ने क्या ठेका ले रखा था उन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए? कहां से पैसा आया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। क्या बना कपिल सिब्बल केस लड़ने के बाद, फांसी से बचाने के बाद? लॉ मिनिस्टर हिंदुस्तान के एस तुलसी, सीनियर एडवोकेट, क्या मिला? मेरे खिलाफ प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, इंजीनियर, वो भी इंजीनियर था, आरडीएक्स का माहिर था, उसको बचाया। उसको क्या दिया? कांग्रेस की लीडरशिप ने दिया उसको राज्यसभा। अब कौन है? मुकुल रस्तोगी, एक टाइम की पेशी की फीस 25 लाख, मैं देता हूं 5 लाख, और जो मेरे साथ शहीद हो गए वो कहां से केस लड़ेंगे? बात अगली करे, ये बात तो गर्म है, चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने विस्तारपूर्ण तरीके से पुराने केसों को खोला। क्या उसके बाद वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी? मुझे तो 32 साल में ये मिला, ये बम ब्लास्टों में आतंकवादी सब छुट गए, और पैसे मेरी खून पसीने की कमाई से जेब से लग गए। क्या जो विक्टिम है लाल किला में, जो शहीद हो गए, उनके परिवारों को, सरकारों को चाहिए इनके लिए खुद वकील खड़े, खुद वकीलों को सरकार पैसा दे, और गवाहों की सुरक्षा करे, और जजेस की सुरक्षा करे, और एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए वकीलों के लिए। वकील को खुदा नहीं है जनाब, खुदा नहीं है वकील, हिंदुस्तान भारत माता। लेकिन जो पिट्टा साहब आप कह रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि जिन वकीलों ने आतंकवादियों के केस लड़े, उनको बड़े बड़े इनाम मिले, उनको बड़े बड़े पद मिले, वो सरकार में बड़े पदों पर गए। हाँ, ये पिट्टा साहब अगर कह रहे हैं तो इसकी पीछे की, अरे मैं गवाह हूं, बिल्कुल, मैं मर के बचा हूं, मैं बोनस की जिंदगी का गवाह हूं। लाओ किसी वकील को मेरे सामने, वकील खुदा बन गया क्या? पैसे के लिए केस लड़ोगे? हम भारत मां के लिए लड़ते हैं, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे, और भारत मां के लिए लड़ेंगे। ये मैं नहीं, अब वकीलों को बुरा नहीं कहता, पर देश को तोड़ने वालों के लिए अगर कोई वकील खड़ा होता है, वो देश का दुश्मन है, चाहे 50 लाख खींच लेता हो। लेकिन उनको प्रश्रय देने वाले, उनको प्रमोशन देने वाले, उनको पद देने वाले, वो भी तो किसी विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो रेडिकल विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, फिर कसाब के वक्त, अफजल के वक्त सुप्रीम कोर्ट खुलवाई गई, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलाई गई। कौन थे? बड़े बड़े बुद्धिजीवी, कौन थे? कपिल सिब्बल जैसे लोग। ये देखिए अफजल को फांसी कैसे दिलाई, दिखाइए लोगों को कैसे दिलाई अफजल को फांसी। कोई साथ मेरे साथ था, परिवार थे, अब्दुल कलाम को मेडल दिलाए वापस, फांसी दे दो, नहीं तो मेडल वापस ले लो, फांसी देके फिर मेडल लिए जनाब। ठीक है, ये है लड़ाई। एम एस पिट्टा को लोगों को इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि वो इस सिस्टम को एक्सपोज करते हैं, जो सिस्टम सामने तो ये कहता है कि हमें बहुत दुख हुआ, हमें बहुत सांत्वना है, हमको बहुत शौक लगा, ये तो ट्रेजिक हो गया, लेकिन
पीठ पीछे वो क्या करते हैं। आतंकवादियों के लिए वकील खड़े किए जाते हैं, आतंकवादियों के लिए लड़ने वालों को फिर बड़े पद देकर नवाजा जाता है और बड़े बड़े संगठन इसके पीछे लग जाते हैं जिनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, अभी खुद कुछ लोग इसको आकर बता देंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अजय वर्मा इस बात का जवाब दें, इस बात का जवाब दें कि क्या ये एक तरह से आतंकवादियों के साथ खड़े होने की हरकत नहीं है? क्या ये रेडिकल तत्वों को संरक्षण देने की हरकत, आतंकवादियों का साथ देने की हरकत ना मानी जाए, जिसके बारे में बिट्टा साहब कह रहे हैं? राम जी, कौन दे रहा है? कल की घटना के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं। इतनी दुखद और निंदनीय घटना इस देश पर हो गई जी, और देश की हम सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में कोई क्या देश में डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, पर नहीं मारेंगे परिंदे। लेकिन बड़ी दुखद घटना है और इस पे भी लोग राजनीति करके रोटियां अगर सेके कोई भी किसी दल का आदमी, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। कायदे में तो वैसे पूरा देश रोज जिसे दिखा रहा है, डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने करी है तो विचार तो होने चाहिए। सवाल तो बनते ही हैं जनता के कि वो कैसे आखिर कहाँ से घुस आए। वो 300 किलो का RDX कैसे, जो RDX या कोई भी और दूसरा है अखबार, कोई RDX लिख रहा, कोई अन्य विस्फोटक सामग्री लिख रहा है, फरीदाबाद में किसकी सरकार है वहाँ पकड़ा गया। चलिए पकड़ लिया गया, बहुत सरकार की सराहनीय काम हुआ। उसके बाद दिल्ली में फिर ये घटना हो जाती है। घटना भी ऐसी भयंकर दिल्ली के हार्ट पर हो जाती है, लाल किले पर हो जाती है, दिल्ली के दिल पर हो जाती है, जिससे हिंदुस्तान के हर नागरिक का दिल चकनाचूर हो जाता है। यह मुद्दा पार्टी का नहीं है, इस देश की सुरक्षा का है। इस मुद्दा इस देश की इस वक्त सरकार के ऊपर सवाल इसलिए नहीं उठा रहे बल्कि ये पूछना चाहिए सरकार अजय वर्मा, कि आखिर ये मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं घटना स्थल पर था, मैं घटना घटने के 1 घंटे के तुरंत बाद उस स्पॉट पर था। मैंने एक एक मंजर को देखा है। वहां से यह सवाल दिल्ली पुलिस से भी पूछे, वहां से सवाल ये होम मिनिस्ट्री से भी पूछे, वहां से सवाल ये सरकार से भी पूछे कि यह घटना क्यों घटी। लेकिन घटना कारित करने वालों के लिए 2 शब्द नहीं होते क्या आपके पास? क्या घटना कारित करने वाले, उनके सिंपैथाइजर, उनके रैकेट, उनके मौजूद शब्द हैं। आप इसको इस तरह से बिल्कुल मत करिए जी। आप बांटने का काम मत करिए। कौन सा बांटने का काम? बांटने का काम कौन सा बांटने का काम जी? हम तो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ थे, वो बैसरन में आतंकवादी 4 आए, ये नहीं पता कैसे घुस आए, कैसे घुसे हैं 4 पाकिस्तान के 200 किलोमीटर बॉर्डर से। आम आदमी चला जाता है कश्मीर में, 50 जगह चेकिंग होती है, पूछा जाता है डाल दिखाओ, कार्ड दिखाओ, आधार दिखाओ, पेन दिखाओ, लेकिन वो कैसे आए, कैसे घुसे, कब मार गए, कब चले गए, कहां चले गए, और 97 दिन बाद जाके उनकी मिलती है। ठीक है, तो ये चिंता का विषय। राम मोहन जी सुन लीजिए जी, फाइनली कांग्रेस पार्टी ना किसी आतंकवादी का समर्थन करती, ना देश का कोई नागरिक करता। अगर करते हैं वो लोग जिन्हें इससे कुछ फायदा होगा, ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ के मारिए और उसके शरण देने वालों को उसको मारिए। और इसके पीछे कौन पॉलिटिकल पावर से किसको फायदा है इसका? ठीक है, एमएस बिट्टा काउंटर कर रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। एमएस बिट्टा काउंटर कर रहे हैं। बिट्टा साहब, ना मैं देखो, पहली बात तो मैं को पॉलिटिकल काउंटर नहीं करता, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जी, समझे। मेरा लाइफ का अनुभव है सुरक्षा का, लाइफ का अनुभव। राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ 10 जनपद के अंदर, मैंने कहा अपने दोस्त, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा। 91 के अंदर सुरक्षा हट चुकी थी, कमजोर सुरक्षा थी। हमला हुआ 1 महीने बाद, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने पहले कह दिया। डीसीपी धर्मेंद्र कुमार न्यू दिल्ली को बोला अमृतसर ब्लास्ट हो चुका है, 8 महीने पहले सुरक्षा व्यवस्था ठीक हुआ। नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला हुआ पटना के अंदर, मैंने चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र मोदी जी को। मेरा सुरक्षा का अनुभव है, मैं खुली किताब हूं, 45 साल का अनुभव है, स्टेज पे देखा, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, चिट्ठी डाली, 5 दिन के बाद हमला हुआ। ये मेरी लाइफ का अनुभव। 26/11 की घटना करनाल के अंदर 60 सेकंड में दे रहा हूं, 10 सेकंड नहीं, आपको 60 सेकंड दे रहा हूं। बिट्टा साहब आपको काउंटर कर रहे हैं, ठीक है, 60 सेकंड आपके, बोलिए अजय वर्मा जी। देखिए बिट्टा जी, आपको मेरा नमस्कार। जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आप, जब आप बिट्टा जी जी बोलिए, जल्दी क्विक बोलिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बिट्टा जी, एक बगैर फौजी की तरह जी बोलिए, आप समय जाया कर रहे हैं, बोलिए बिट्टा जी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आप यूथ कांग्रेस के, तो आपको याद हो कि जब बनने के बाद आप यूपी का पहला दौरा आपने करा था, तो मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, और उसी ट्रेन में आपके साथ आपका स्वागत कराते हुए हम आपको लखनऊ ले गए थे, और लखनऊ में आपका स्वागत करा था। मैं भी आपकी टीम का ही कार्यकर्ता था बिट्टा जी।
और आपको याद हो मैंने आपको एक रथ और एक प्रतीक दिया था सम्मान का, उस वक्त भी जब आप अध्यक्ष बनकर लखनऊ गए थे। धन्यवाद। तो बिट्टा जी, हमें आपकी बहादुरी पर हमेशा गर्व था, हर लोगों को गर्व था, लेकिन जो परिस्थितियां ये हालात की बन रही हैं देश में, इतनी डबल सिक्योरिटी होने के बाद भी आखिर लाल किले पे ये कैसे घटना हो गई, कैसे आतंकवादी घुस आए, हम इसमें हमारे सील थे, इनके सूद बॉर्डरों पे जिम्मेदारी थी, एनके सूद साहब को इसमें इन कराना चाहता हूं। एक मिनट, आपका टाइम खत्म हो गया। एनके सूद साहब को इन कराना चाहता हूं। एनके सूद साहब, हर बार ये कहा जाता है कि एजेंसी देखिए सो रही है क्या, एजेंसी आपके हाथ में है, एजेंसी सो रही है क्या, हमारे अधिकारी सो रहे हैं क्या इंटेलिजेंस के? हर बार ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी कोई बड़ी वारदात होती है, या फिर उस विचारधारा के विषय में भी थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए जो इसके पीछे है, जिस पर मिट्टी डालने का, जिस पर पर्देदारी का काम लगातार होता रहा। सूद साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि लोग बड़ी जल्दी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या तो एजेंसीज को या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन जाइए इनको देखिए, बॉर्डर पे जाइए, कितना लंबा बॉर्डर है। बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर लगता है 4094 किलोमीटर का। अगर वहां 10 लाख की फौज भी खड़ी करते तब भी वहां से एंट्री हो सकती है, लेकिन ये वहां से एंट्री नहीं हुई। देखिए, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर सुरंगें बनी हुई है। कांग्रेस वाले बातें करते हैं उल्टी सीधी। अब पहलगाम की बात करते हैं, ये कहते हैं पहलगाम में कैसे आ गए। 1995 में 6 फॉरेनर्स को किडनैप कर दिया था पहलगाम से।